पेशकश चर्चा के तहत आज हम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बात कर रहे हैं, पड़ोसी मुल्क के संदर्भ में बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। लेकिन हम पाकिस्तान के संदर्भ में आज बात भारत पाकिस्तान के रिश्तों के संदर्भ में नहीं, कोई सैन्य मसले पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात को लेकर कर रहे हैं। एक पड़ोसी मुल्क हमारा और था श्रीलंका, जिसकी पिछले दिनों आर्थिक तबाही को लेकर हम सब बेहद फिक्रमंद रहे। श्रीलंका किस तरीके से तबाह हुआ, इस पर हमने समय समय पर बातचीत भी की, पर अभी जो खबरें आ रही हैं वो पाकिस्तान के संदर्भ में काफी दिल दहला देने वाली है। पाकिस्तान के संदर्भ में यह बताया जा रहा है कि वहां पर बड़े स्तर पर अभाव की स्थितियां बन रही हैं। लोग अपनी जरूरत की रोजमर्रा की चीजों के लिए भी मोहताज हो रहे हैं। एक सिलेंडर भी 10-10 हजार रुपए में उपलब्ध हो रहा है। लोगों को दूध के संदर्भ में, शक्कर के संदर्भ में, गेहूं के संदर्भ में, ब्रेड के संदर्भ में भी परेशान होना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले एक साल के अंदर 60 से 70% तक बढ़ाए जा चुके हैं। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये की कीमत लगातार बड़े स्तर पर गिरती जा रही है। विदेशी मुद्रा के भंडार के संदर्भ में बात करें तो बताया जा रहा है कि कुल 5 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा पाकिस्तान के पास बची है। अगर भारत के संदर्भ में आप तुलना करने चाहे तो 5 अरब के मुकाबले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तकरीबन 600 या 700 अरब डॉलर रहता है। तो एक बड़ा अंतर साफ तौर पर दिखाई देता है। क्यों ऐसे हालात बने हैं, इस पर हमें बात करनी है। ऐसे हालात से पाकिस्तान कैसे निपटेगा, इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इसके लिए वर्तमान में शरीफ सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। शरीफ सरकार इस हालात के लिए इमरान खान की सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। इमरान खान इस मसले पर अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। हैरत की बात यह है कि अमेरिका से भी पाकिस्तान को समय समय पर बड़ी मदद मिली और चीन भी पाकिस्तान के संदर्भ में मदद देने के लिए तत्पर दिखाई देता है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान की आम जनता इन मुश्किल हालात से क्यों जूझ रही है? ऐसे हालातों के बीच में पाकिस्तान अपने सैन्य रक्षा खर्च के संदर्भ में कोई कटौती नहीं करता है। पाकिस्तान की सेना क्या सत्ता में दखल को लेकर तमाम बातें होती हैं। क्या ऐसे वर्तमान सामाजिक और आर्थिक हालात के बीच पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता रह पाना संभव हो पाएगा? क्या पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार का बना रह पाना संभव हो पाएगा, या ऐसे आर्थिक हालात एक बार फिर पाकिस्तान को सैन्य सरकार के हवाले तो नहीं कर देंगे? ये चिंताएं भी हमारे साथ हैं। तो हम पाकिस्तान से जुड़े हुए आर्थिक हालातों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं, जिनसे आपका परिचय कराएं और इस संवेदनशील विषय पर कुछ तथ्यों को जानने, बूझने, समझने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि दुनिया में जितनी लालते हैं, भूख उनकी मां है। सादत हसन मंटो के द्वारा यह बात कही गई थी। मशहूर कहानीकार थे। उन्होंने यह बताया था कि जितना भी जिंदगी में कुल मिलाकर अभाव है, सबसे बड़ा अभाव जो है वो भूख के संदर्भ में होता है। और अगर भूख है तो उसके साथ में बाकी सारे अभाव भी आपकी जिंदगी में आ जाते हैं। पाकिस्तान में इस समय वाकई क्या ऐसे ही आर्थिक हालात हैं जो समाचार की सुर्खियां बन रहे हैं, या समाचार की सुर्खियां अलग हैं और जमीनी हालात अलग हैं? इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस मौके पर पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आजमा तुर्खम जी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक और एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ पाकिस्तान से, और साथ ही वहां के वरिष्ठ पत्रकार जो अध्यक्ष हैं PFUC के राणा अली जोहेब जी, समय समय पर हमारे साथ पहले भी जुड़ते रहे, वह भी हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है। इन सबके बीच में अभिषेक राजाराम, जो जाने माने अर्थशास्त्री है, वह हमारे साथ है, और विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव जी, जो समय समय पर ऐसे मौकों पर हमारे कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा रहते हैं, वह भी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं आसमा जी आपसे करना चाहता हूं। आप पाकिस्तान के वास्तविक हालात को समझना चाहते हैं। क्या वाकई पाकिस्तान में आर्थिक रूप से संकट है? क्या लोगों की आम जिंदगी वाकई परेशानी में है? जैसी खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में है कि लोग छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हैं, लाइट का संकट है, गैस का संकट है, अनाज का संकट है, क्या वाकई ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। एक तो दोबारा आपके साथ जुड़ने के लिए जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। जी और जहां तक आपने बात की, ग्राउंड रियलिटीज तो वाकई ऐसी ही हैं। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें सबसे मेन रीजन तो इमरान खान को अब पावर से आउट करना था, जी जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो मार्केट का जो ट्रस्ट है, खासतौर पे जो इन्वेस्टर हैं, जी जिस तरह उन्होंने इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान आने पे कायल किया, खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी,
तो स्टिल हम उन पे ज्यादा, क्योंकि मेरी फैमिलीज में भी काफी सब, मेरी अपनी फैमिली में कई मेरी सिबलिंग्स जो हैं वो ओवरसीज हैं, सो दे ट्रस्ट मोर देन जी पीटीआई और स्पेसिफिकली इमरान खान गवर्नमेंट। वो एक तो बहरान हुआ। उसके बाद फिर गंदम का भी ज़ाहिर है बहरान, वो एक हमें तब से ही सुन रहे थे, और अब वो एक एक जिन की तरह, दियो की तरह वो सामने खड़ा है। और उसके अलावा जो फ्लड ने हिट किया, जी उसकी वजह से फसलें बहुत मुतासिर हुई। तो ये तीन चार चीजें इतने यानी आगे पीछे लगातार ऐसी हुई कि वाकई आम आदमी जो है, अगर आप ग्राउंड रियलिटीज में देखें तो वो बहुत मुश्किल में है। जैसे आपने जिक्र किया कि भूख जो है वो तमाम मसाइल का जो है वो एक तरफ होते हैं, और वो जिंदा रहना इंसान के लिए एक टाइम पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी और वो भूख जो है वो तमाम अखलाकियात के आदाब भी भुला देती है, ठीक है, जी मुफलसी। तो मुश्किल तो है, और जब तक रिलेक्शन नहीं होते ये हालात एडवर्स होंगे। और वी फियर कि मैं श्रीलंका आसमा जी जैसे थोड़ा हालात समझ ना नहीं हो। पा रहा हूं कि एक व्यक्ति का सत्ता में रहना और ना रहना क्या एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। लोगों को दूध नहीं मिल रहा, चावल नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, चिकन नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं मिल रहा कि आज इमरान खान देश के प्रधानमंत्री नहीं है। क्या जमीन ने अनाज उपजना बंद कर दिया इस बात से नाराज होकर कि इस देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं है, अब इसलिए यहां पे जो भी दाना डालोगे उससे अनाज नहीं फूटेगा, इसलिए नहीं फूटेगा कि इमरान खान देश का प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा, ये अगर हम डिबेट में जाएंगे तो इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ वो फ्लड की वजह से हुआ। आप देखिए कि पाकिस्तान के 3 हिस्सों में तो फ्लड ने हिट किया, जी फसलें उससे जाया हो गई। और जब पावर ट्रांसफर हो रही थी इन बिटवीन, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गंदम या गल्ला जमा करने के लिए, अनाज अनाज को वो जमा करने के लिए, या फिर अब जैसे देखिए हमारे पास डॉलर का एकदम, जब आपकी मार्केट में इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, डॉलर का रेट ऊपर चला गया, तो आप मुझ मेरे बताने से ज्यादा आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में दो चीजें जो थी उन्होंने बहुत ज्यादा हिट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इन सारी चीजों में, एसएमईज में या बड़े बिजनेसेस में, वो सारे एज अ पर्सन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे हम बिलीव करते हैं, ट्रस्ट जी करते हैं। सो हमें ये लगता है कि ये जो 3 टाइम ये रूलिंग एलीट रही है वो ट्रस्ट वर्दी ऐसे नहीं है एसएच, या उनका जो उनका नजरिया है हम उसको सपोर्ट नहीं करते। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, चीजों की रेट्स ऊपर जाएंगे, डॉलर जो है वो उस तरह मार्केट बाहर से रिजर्व आ नहीं रहे हैं। सो फिर तो एट दैट आसमा जी दो चीजें बता रहे हैं कि पहली बात तो वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में वाकई आम आदमी के लिए हालात मुश्किल हैं, कठिन है, और उसके दो कारण वो बताती हैं। एक, इमरान खान का सत्ता से हटना, राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बनना, और दूसरा, बड़े स्तर पर जो पिछले दिनों बाढ़ आई थी उसके चलते तबाही होना। इनको वो जिम्मेदार ठहराती हैं। मैं इसको विस्तार के लिए राणा अली जोहेब साहब के पास जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले अभिषेक राजा राम जी से यह समझना चाहता हूं कि क्या वाकई इतना तात्कालिक कारण इतनी भयावह आर्थिक हालात के लिए है, या पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान जिस रास्ते पर चल रहा था, जिन तौर तरीकों को आजमाया हुआ था, कुछ वर्षों से नहीं बल्कि कुछ दशकों से, उसकी अंतिम परिणति ऐसी ही होनी थी। जब आप खुद के ऊपर भरोसा करने के स्थान पर विदेशी मदद के भरोसे संपन्नता का प्रदर्शन करते हैं तो आखिरी में हालात ऐसे ही बनते हैं। लोग बताते थे कि बड़े स्तर पर अमेरिका की मदद मिल रही है, डॉलर मिल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से मिल रहे हैं, पर वो उधार था, दान नहीं था। अब उस उधारी की किस्तें चुकाने की मौका आया तो दिवालिया होने के हालात आ गए। क्या है अभिषेक राजाराम जी पाकिस्तान के वर्तमान हालात की वास्तविकता और जिम्मेदारी? कई चीजें जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 5% थी जी लेकिन उसकी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बर्स्ट हुई कि पर कैपिटा इनकम सिर्फ 2% बढ़ी, यानी आधे से भी कम रह गई पर कैपिटा इनकम। दूसरी चीज, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पर या सर्विस सेक्टर पर ग्रोथ पर ध्यान नहीं दिया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लाए। इसकी वजह से वहां की इकोनॉमी जो एजेड लोग हैं उनके फेवर की बन गई। मशीनरी या मैन्युफैक्चरिंग पर कोई खास काम नहीं हुआ। एजुकेशन सेक्टर इनका इतना खराब है कि सर्विस सेक्टर को ये बढ़ा नहीं पाए। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की समस्या थी, और उसकी वजह से क्या हुआ, इनका डेट जो बाहर से आ रहा था डेट बढ़ता रहा। एनर्जी सेक्टर में काम नहीं हुआ, इंपोर्ट इनका 70% ज्यादा है,
एक्सपोर्ट ये रॉ मटेरियल करते हैं, वैल्यू एडिशन नहीं करते, तो वैल्यू एडिशन करके कोई दूसरी कंट्री प्रॉफिट कमा रही है। प्लस ग्लोबल इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं आए, तो जीडीपी ग्रोथ कम हो गई। एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, तो जो ब्रेन ड्रेन है यहाँ से यंगस्टर्स निकलने लगे, बाहर जाकर बिजनेस करते हैं, यहाँ पर बिजनेस नहीं करते। फ्लड ने एक अचानक में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि इस साल में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 20% से ऊपर जाने की उम्मीद है। अगर 20% से ऊपर इन्फ्लेशन चला गया तो यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं, और अगर ग्रोथ भी मानी जाए तो 2% की ग्रोथ के टारगेट कर रहे हैं। 2% की ग्रोथ यानी 23% के इन्फ्लेशन का मतलब तो नेगेटिव में चले गया। और 2018 से लगातार इनकी इकोनॉमी 5% से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, और यही एक रीजन है कि अभी हाल फिलहाल में जो एक ऑर्डर आया है जिसके शॉपिंग मॉल बंद करवा दिए, रेस्टोरेंट बंद करवा दिए, वेडिंग हॉल्स बंद करवा दिए। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट ऑफिस 30% बिजली का यूज करेंगे और ज्यादा बिजली यूज नहीं करेंगे। और एक देश के लिए शर्म की बात है कि इनकी एक प्रॉपर्टी यूएस में बेच दी गई क्योंकि ये पेमेंट नहीं कर पाए। ये एक कंट्री के लेवल पर सर एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आपकी कंट्री की प्रॉपर्टी दूसरी कंट्री में बेच दी जाए। तो इस तरह के हालात से और निकलने का इनके पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, प्लस टेररिज्म से इतना ज्यादा इनका नाम जुड़ा हुआ है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। बैंकिंग सेक्टर की भी प्रॉब्लम है। तो कुल मिलाकर हालात यहाँ से इनके यहाँ बहुत अच्छे नहीं होने वाले। जो आम जनता है वो पिस रही है। इस जो यहाँ की प्रॉब्लम नहीं आई है उसके हिसाब से यहाँ पर जो इनका नेशनल पॉवर्टी है वो 2.5% से बढ़कर 4% हो जाएगी, यानी कि 50 लाख से 80 लाख लोग, नए लोग पॉवर्टी लाइन में चले जाएंगे। इससे इनका उभरना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इनके यहाँ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। इनके यहाँ ज्यादा कलेक्शन है इनडायरेक्ट टैक्स का, और इनडायरेक्ट टैक्स की मार सब पर पड़ती है। तो हालात इनके इतने बिगड़ चुके हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की लाने की कोशिश कर ही नहीं सकते, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की भी एक लिमिट है। मॉनेटरी पॉलिसी भी ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी लगा देंगे, और जब किसी के पास पैसा ही नहीं तो कलेक्शन कहां से होगा। फॉरेन से फंड आ नहीं रहे, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, अंदर से उनके पास कुछ है नहीं। अच्छा, एक बात बताइए अभिषेक राजाराम जी, पाकिस्तान के सैनिक खर्च को लेकर भी हमारे यहां पे काफी बात होती है। क्या इस आर्थिक संकट में बड़े पैमाने पर सेना के संदर्भ में खर्च भी कोई कारण है आम जनता की इस तकलीफ का? तो खर्चा तो वहां पर सेना पर बहुत ज्यादा है, और अगर वहां से अगर सेना का खर्चा कम करने की कोशिश करी गई तो हो सकता है कि सेना ही कब्जा कर ले। यहाँ तो हमेशा होता आया है, तो वो भी एक रिस्क रहता है। किसी गवर्नमेंट में इतनी पावर नहीं है कि वो सेना को कह दे कि साहब आप अपने खर्चे कम कर लीजिए। तो बड़ा संकट है, ये बात हमें अभिषेक राजाराम जी बता रहे हो। सबसे बड़ी बात जो वो बता रहे हैं वो ये है कि पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक सुधार की दृष्टि से पाकिस्तान में काम ही नहीं हुआ। वो काम होता कैसे जब एक राजनीतिक स्थिरता का वातावरण ही नहीं है। राणा अली जोहब साहब हमारे साथ में हैं। दो किस्म की बातें हैं। आसमा जी ये बता रही हैं जो भी संकट आया वो पिछले कुछ समय के कारण से आया, और एक्चुअल तो इसलिए आया कि इमरान खान देश के प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए संकट आ गया। पर बतौर अर्थशास्त्री अभिषेक जी का कहना है कि इसका इमरान खान भरते कोई लेना देना नहीं है। ये कई सालों से जिन नीतियों पर पाकिस्तान चल रहा है उसमें यही होना था, और ये हो रहा है, और आने वाले समय को लेकर भी उम्मीद नहीं। आप तो बड़े जहीन पत्रकार हैं, अपने देश के हालात के संदर्भ में किसको जिम्मेदार ठहराएंगे और भविष्य को लेकर क्या उम्मीद देख पा रहे हैं? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका जी। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश कर दूं कि हमारा जो इस वक्त एक सिनेरियो बना हुआ है यहाँ पाकिस्तान में महंगाई को लेके, तो जो आपने अपने इंट्रो में सारी चीजें बताई कि आटा, चीनी और पेट्रोल और इवन दैट बाकी ये सारी चीजें जो हैं इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, तो ये बिल्कुल सच है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो हम जिसकी तरदीद कर सकें या हम कह सकें कि आपने गलत कहा है। दूसरी बात, आपने बात की कि इनका जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले मैं बात ये करना चाहूँ कि जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाया गया था तो उस वक्त भी जो जनरल पब्लिक थी पाकिस्तान की, उनमें एक परसेप्शन थी कि खान साहब मुल्क में महंगाई का जो एक ग्राफ है ना उनके होते हुए ज्यादा हो रहा है।
अब इस चीज का बेनिफिट लिया जो इस वक्त सेंटर में गवर्नमेंट बैठी हुई है, जिसको जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और सारी इत्तेहादी गवर्नमेंट पीडीएम ने मिलकर बनाई थी, इसका इन्होंने इस वजह से बेनिफिट लिया क्योंकि जब इमरान खान गवर्नमेंट में आए थे 2018 में, उस वक्त महंगाई की जो शरह है वो इमरान खान के जब वो छोड़ के गए उससे पहले से कम थी। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि जब वो 18 में आए तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत जो है वो 88 रुपए या 90 रुपए लीटर थी। जब इमरान खान को निकाला गवर्नमेंट से उस वक्त पेट्रोल था 150 रुपए लीटर। तो लोग ये समझते थे, परसेप्शन ये थी कि जब पिछली गवर्नमेंट थी तो हम महंगाई नहीं थी, हमें चीजें ठीक मिल रही थी। तो चूंकि इमरान खान गवर्नमेंट में बैठे तो उन्होंने महंगाई कर दी, जिसकी वजह से पेट्रोल जो है वो 150 रुपए लीटर तक पहुंच गया और लोग उनके खिलाफ हो गए। जिसकी बुनियाद पर जब ये रजीम चेंज वाला ऑपरेशन हुआ, इमरान खान साहब घर गए तो जो दूसरी गवर्नमेंट है वो आके बैठी, तो इस गवर्नमेंट से लोगों को उम्मीदें थी कि चूंकि ये वो लोग हैं जो पहले कम महंगाई छोड़ के गए थे, अब ये इमरान खान की महंगाई को वापस करेंगे। लेकिन काम उसके उलट हो गया। उलट इस सेंस में हो गया कि जो फेडरल गवर्नमेंट जो जिम्मेदार है, जिसकी वजीर आजम की बात कर रहे हैं हम, वो वजीर आजम सिर्फ और सिर्फ एक 27 से 28 किलोमीटर की टेरिटरी है, वो उस एक एरिया का वजीर आजम बन के रह गया है। उसकी वजह यह है कि पंजाब में जो गवर्नमेंट है इस वक्त, चारों सूबों में मुख्तलिफ गवर्नमेंट है। सिंध में चले जाएं, आपको पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, बलोचिस्तान में और गवर्नमेंट है, पंजाब में गवर्नमेंट पीटीआई की है, इमरान खान के उनके इत्तेहादियों की है। अब सेंटर कोई भी फैसला करता है तो सूबे उसको मानते नहीं है, सूबा कोई फैसला करता है सेंटर उसको नहीं मानता है। तो ये कुल मिला के हमारे यहाँ जितनी भी ये महंगाई और ये जो होता, अच्छा इसमें सबसे बड़ी बात जो है, देखिए जैसे आपने बात की कि इमरान खान चले गए तो गंदम उगना तो नहीं बंद हो गई, इमरान खान चले गए तो सब्जियां उगनी तो नहीं बंद हो गई। बिल्कुल इसी तरह यही चीज है कि मुल्क को सियासतदान सिर्फ एक पॉलिसी देते हैं, इसको चलाना ब्यूरोक्रेट्स ने होता है, ब्यूरोक्रेसी ने चलाना होता है, अदारों ने चलाना होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अदारे इस वक्त ये नहीं समझ पा रहे कि हम जवाब दें किसको हैं। मतलब अब पंजाब के अदारे जो हैं वो ये कहते हैं कि हम कोई एक्शन लें, कोई काम शुरू करें तो हमें वजीर आजम ऑफिस से कॉल आ जाती है कि आपने ये काम नहीं करना। अब सेंटर वाले कोई काम करते हैं तो उनको पंजाब के ऑफिस से काम वजीर आला साहब कॉल कर देते हैं कि भाई आपने काम ये नहीं करना। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है इस वक्त, क्योंकि ये बड़ी मजेदार सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में बदकिस्मती से बनी इस वजह से हुई है कि कोई एक गवर्नमेंट किसी इन सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है, और हम किसी एक गवर्नमेंट पर जिम्मेदारी डाल भी नहीं सकते हैं क्योंकि हर सूबे की अलग गवर्नमेंट है, अलग पार्टी की गवर्नमेंट है। तो ये पर मैं एक बात समझना चाहता हूँ राणा अली जोहर साहब, ये खबरें पहले भी आती थी कि पाकिस्तान में आर्थिक हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान वित्तीय दृष्टि से बड़े दबाव में है, लेकिन साथ में ये मिलता था कि अमेरिका से इतने लाख डॉलर की मदद आ गई, इधर से इतनी आ गई है। अभी ये सारी मदद है नहीं क्या भाई? पाकिस्तान में इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, उस इमरान खान को बाहर करके शहबाज शरीफ सत्ता में आए हुए हैं, अमेरिका से कोई मदद मिल नहीं रही क्या? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मदद देखिए डॉक्टर साहब, आपको भी पता है कि मदद का ऐलान करने में और मदद को वहां तक पहुंचने में, उसकी तकमील में ये बड़ा फर्क है। अमेरिका ने अब फौरी तौर पर, चूंकि जाहिर सी बात है इस सारे ऑपरेशन के पीछे उन्हीं का हाथ था, तो उन्होंने फौरी तौर पर इनको सहारा देने के लिए या इनको एक हौसला देने के लिए ये कह तो दिया कि जी हम इतने डॉलर जो हैं वो भेज रहे हैं, आप ये कर लें वो कर लें। अगर वो देखिए उनकी इतनी अगर बात है या वो इतना पाकिस्तान के आप कह लें कि हक में है या वो शहबाज शरीफ को इतना पसंद करते हैं, तो फिर जो IMF की हमारे ऊपर एक कड़ी शरायत लगाई जा रही है, उनकी जो एक बड़ी हार्ड किस्म की कंडीशंस हैं, वो उनको क्यों नहीं उसको लूज करवा देता, उनको कम करवा देता, ताकि हम अपनी मईशत जो है, हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो जाए। लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ बातों की हद तक पाकिस्तान के साथ, या आप ये कह लें कि करंट गवर्नमेंट जो है उनके साथ वो खड़े हैं, लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है। राणा अली जोहर साहब कह रहे हैं कि अमेरिका की बातें केवल बातें हैं, बातों का क्या, हमें व्यवहार में कुछ नहीं मिल रहा है और ये तकलीफ है। बड़ी बात वो जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि इस समय पाकिस्तान में राजनीतिक तौर पर तमाम दल एक दूसरे से इतनी दूर हो गए हैं कि देश के मसले को लेकर साझा समाधान की कोई पहल की उम्मीद ही हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। पर पाकिस्तान के ये हालात भारत के लिए कितने चिंताजनक है, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। और इसके समझाने के लिए हमारे साथ में रोविंद्र सचदेव जी हैं। पड़ोसी मुल्क अगर परेशान होता है तो ये हमारे लिए भी परेशानी की बात होती है।
श्रीलंका परेशान हुआ तो हम मदद के लिए दौड़ गए। पाकिस्तान परेशान है, मदद करना चाहिए या हमें केवल तमाशा देखना चाहिए? रोबिन जी, पहला सवाल तो इसी बात का है। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु। असलियत ये है, ग्राउंड सिचुएशन ये है कि श्रीलंका के हालात अलग थे। भारत ने जाके करीब 3.5 या ऑलमोस्ट $4 बिलियन की मदद करी है श्रीलंका को इसी हाल फिलहाल में जी। पाकिस्तान के साथ इंडिया ऐसे नहीं करेगा। लेट्स नॉट इवन गेट इनटू दैट, वी नो दैट। बट अभी सेकेंडली पाकिस्तान, देखिए सबसे बड़ा यस धर्म या रिलीजन तो होता है इंसानियत का, तो एज अ नेबर पाकिस्तान में जो दिक्कतें हो रही हैं उससे हमें दुख भी है, एम्पैथी भी है, सिंपैथी भी है, राइट। बट हालात ये है पाकिस्तान के कि पाकिस्तान कयास की तरफ जा रहा है और आगे जाता जाएगा। ये हमारे लिए खतरे की घंटी भी है। जो भी हो, हमारे पड़ोसी देश में, किसी भी देश में अगर इंस्टेबिलिटी होती है, कयास होता है, सिविल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, और खासकर पाकिस्तान में जो कि, एंड वी आर ऑल क्लियर कट बात करते हैं, जहां पर कि रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म पनपता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इत्यादि, तो क्या पता कहां किस रास्ते ऊंट चल जाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है जी। अब इसको अलग रखिए, लेट्स कम बैक टू दी ओवरऑल। पाकिस्तान के आने वाले, पीछे क्या हुआ, सारी सरकारें रिस्पॉन्सिबल थी, एक कोई अलग नहीं था कि इमरान खान थे तो उसके चलते पाकिस्तान अच्छा हो गया था, इम्पॉसिबल। और बाय द वे इमरान खान के समय, बाय द वे 2 साल तो कोविड रहा था, तो वो कोविड के समय कुछ ज्यादा कर भी नहीं पाए थे, राइट। तो वो अलग रखिए। तो जो जिम्मेदार है आज की सिचुएशन में, पाकिस्तान की सारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स, पाकिस्तान की पॉलिसीज रही हैं, मल्टीपल रीजन। अब आगे सिंपल फैक्ट्स हैं, पाकिस्तान अगले 1 साल में दिवालिया होने वाला है। अभी के समय उसका दिवालिया रुक गया है क्योंकि आज ही कल ही सऊदी अरब ने, बाय द वे ये बहुत बड़ी कदम है जियो पॉलिटिक्स का जो सऊदी अरेबिया ने कल अनाउंस किया है कि वो 1 बिलियन से लेकर के बढ़ा करके अब कह रहे हैं कि हम 10 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। एक मिनट, अलग अलग रखिए चीजों को, इन्वेस्ट करेंगे। और 3 बिलियन जो उन्होंने पाकिस्तान के बैंक्स में लोन रखा है, डॉलर लोन, उसको बढ़ा के 5 कर देंगे फॉर इमीडिएट कैश। ये बहुत बड़ी बात है। सऊदी अरेबिया बहुत बड़े रूप से पाकिस्तान की मदद में आ रहा है फिलहाल, दैट्स वन। दूसरा, कल अरब एमिरेट्स जा रहे हैं इनके प्राइम मिनिस्टर, और कतर भी जाएंगे शायद। उन दोनों देशों का मिलाकर के भी करीब $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ओब्लिक कुछ कैश मदद आएगी। तीसरा, इस हफ्ते जेनीवा में मीटिंग हुई थी रिगार्डिंग द फ्लड्स। पाकिस्तान सरकार कहती है कि $16 बिलियन का हमें इमीडिएट इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान है। उस जेनीवा मीटिंग में $9 बिलियन कमिट कर दिए गए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, अमेरिका के 100 मिलियन, चाइना के 100 मिलियन इत्यादि, जो उन्होंने पहले दिए थे उसको भी उन्होंने काउंट कर लिया, बट $9 बिलियन वो आ रहा है। तो बट पॉइंट इज क्या, पाकिस्तान को अगले 2 महीने में करीब फरवरी के अंत तक करीब $5 बिलियन का कर्ज और उसका इंटरेस्ट वापस करना है जी। पाकिस्तान को इस साल के अंदर अंदर करीब $18 बिलियन वापस करने हैं। पाकिस्तान को 2025 तक करीब $75 बिलियन वापस करने हैं। कोई हालात नहीं है पाकिस्तान कर पाए, इवन इफ जो ये थोड़ा बहुत या अच्छा खासा पैसा आ भी रहा है। होगा क्या, आईएमएफ जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, आईएमएफ ने देना है लोन पर, आईएमएफ रुका हुआ है। वो कहता है कि आप पॉलिसी चेंज करो, आप टैक्स तो कलेक्ट करो सरकार में, आप हमें कभी तो पैसा वापस करने की सिचुएशन दिखाओ ना। आप अपने फूड की प्राइस बढ़ाओ, तेल की कीमत बढ़ाओ, बिजली की कीमत बढ़ाओ, ये करो। पाकिस्तान सरकार ये कहती है कि हम ऑलरेडी इतनी मार खा रहे हैं, आप कंपैशन के रूप में हमें एक वेवर दीजिए और हमें लोन दीजिए, इतनी सख्त कंडीशंस ना डालिए। उनमें एक कंडीशन ये भी है कि पाकिस्तान का रुपी को डीवैल्यूएशन करने का। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान कुछ करेगा, सारी नहीं करेगा क्योंकि आईएमएफ भी एडजस्ट करेगा, तो आईएमएफ का भी कुछ लोन आएगा। बट बात यह कि अगले 9 महीने भर में ये हालात और ज्यादा गड्ढे में जाते जाएंगे और एक वक्त आएगा विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स जब पाकिस्तान, मतलब ये होगा जिन्होंने पाकिस्तान को कर्ज दिया है, कुछ कर्ज माफ किए जाएंगे, कुछ कर्ज की टाइमलाइन बढ़ाई जाएगी और पाकिस्तान को कुछ पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी। मैं आसमा दुर्गम जी के पास जाऊं उससे पहले रोबिन सचदेव जी, आपसे समझना ही चाहता हूं कि आप 2 बातें कह रहे हैं। एक ये बोल रहे हैं कि इस साल के अंत तक पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा,
दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि सऊदी अरब अपना निवेश 10 गुना बढ़ाने जा रहा है, 1 अरब के मुकाबले 10 अरब। किस रणनीति के तहत है ये? एक देश जो दिवालिया हो जाना है आपके आकलन के अनुसार, उसमें सऊदी अरब इतना बड़ा निवेश कर रहा है, ये कैलकुलेशन कौन सी है? क्या ये मजहबी आधार पर की जा रही मदद है, या इसमें सऊदी अरब कोई भविष्य की संभावना देख रहा है कि तुम दिवालिया हो, दिवालिया होने से हमें यह फायदा होगा? क्यों, किस लिए? दोनों या तीनों चीजें। इसमें मेरे विचार से सबसे बड़ा अहम रीजन है सऊदी अरेबिया का जो क्राउन प्रिंस है, वो सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसी और जियो पॉलिटिक्स को बदल रहा है। उनको दिखता है पाकिस्तान एक बहुत पुराना दोस्त, अच्छा खासा उनके साथ रिश्ते हैं, पाकिस्तान के ऊपर अब इसका मतलब सऊदी अरेबिया का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस बढ़ने जा रहा है जियो पॉलिटिकली। ये जियो पॉलिटिकल मूव है सऊदी अरेबिया की। और बाय द वे जो निवेश होगा ना, जो 1 से 10 बिलियन निवेश अलग है और लोन कैश अलग है 3 से 5। जो निवेश है उसमें है कि $1 बिलियन तो नई रिफाइनरी की बात हो रही है, बट सेकेंडली पाकिस्तान की सरकार काफी सारी अपनी स्टेट जैसे पब्लिक सेक्टर होते हैं इंडिया में, उनको बेचने जा रही है, डाइवेस्टमेंट करने जा रही है, जिसमें इन्वेस्टमेंट आएगी सऊदी की भी, कतर की भी और एमिरेट्स की भी। तो पाकिस्तान की काफी सारी पब्लिक सेक्टर्स जो टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो यूटिलिटीज, तो कुल मिलाकर देश बिकने जा रहा है और ये तमाम मुल्क उसके खरीदार बनने जा रहे हैं। रॉबिन सचदेव हमें कमोबेश ये बता रहे हैं। तो आसमा जी आपके पास लौटता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि खबर ये आ रही है कि दुनिया के कुछ देश वर्तमान सरकार की मदद करने के लिए तत्पर है, इमरान खान के लिए चुनौती बनने के लिए या पाकिस्तान के प्रति सद्भाव रखने के लिए? क्या कहती हैं आप? ऐसा है डॉक्टर साहब के इमरान खान को तो अवाम खुद ही चुन रही है, उसमें किसी भी देश की या किसी भी थर्ड पार्टी की जी जरूरत नहीं है। बाकी जैसे अभी सर ने कहा कि डिफॉल्ट होने वाला है, अब सब अच्छा कहने को तो जाहिर इजी है, एज अ पैट्रियोट तो मैं यही कहूंगी। लेकिन जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया और मेरे कुछ साथियों ने कंप्रिहेंसिवली डिस्कस किया जी, तो कोई भी इशू जो होता है वो इन अ ब्लिंक ऑफ आई तो नहीं होता, उसके पीछे जाहिर है हिस्ट्री होती है जी, इग्नोरेंस की हिस्ट्री, नेग्लिजेंस की हिस्ट्री, प्रायोरिटाइज ना करने की हिस्ट्री, और फिर ये देखे कि पीपल सेंटर अप्रोच ना होने की हिस्ट्री। और बदकिस्मती से पाकिस्तान इसको फेस कर रहा है। बाकी जहां तक दोस्त ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं या मदद कर रहे हैं, तो अभी मेरे पाकिस्तानी भाई ने बात की कि एक अनाउंस करने के बाद, अब जैसे जिनेवा कन्वेंशन में जिनेवा में वो मीटिंग में उन्होंने अनाउंस किया फ्रांस ने जी, या मुख्तलिफ उसने, जब तक वो पाकिस्तान आती नहीं है इमदाद, तब तक तो कुछ भी कहना ये नहीं, वो सर्टन नहीं होगा। पर मैं आसमा जी आपसे ये समझना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार क्या इन हालातों को निपटने के लिए जैसे कदम उठाने चाहिए वैसे कदम उठा पा रही है? आम आदमी परेशान है, आम जनता परेशान है, उसको खाने के लिए अनाज चाहिए, खाना पकाने के लिए गैस चाहिए। क्या इसकी दृष्टि से सरकार काम कर पा रही है या सरकार ने लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया है? पिछले 15 दिनों में तो, अगर हम लास्ट 15 दिनों की या 2 वीक्स की बात करें, तो ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसे स्टेप मुझे नजर नहीं। जी, और आई विश कि अब ये वहां से इन मुल्कों से वापस आ जाएं दौरों से, तो शायद कुछ नजर आ जाए। तो आसमा जी कह रहे हैं कि लोग परेशान है पर जमीन पे उसे राहत नहीं मिल रही। राणा अली जोहब साहब मेरे साथ में है, मुझे जाना है अभिषेक जी के पास में, लेकिन इस पर मैं उनका हस्तक्षेप चाहता हूं। क्या वाकई किसी देश की सरकार अपनी जनता को उसके अपने हाल पर ऐसे छोड़ सकती है? और क्या जनता इसे बर्दाश्त कर लेगी, या पाकिस्तान में हमें आने वाले समय में एक बड़े राजनीतिक बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं ना सिर्फ आपके 2 मिनट लूंगा। एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको एक समझाना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि हम समझ जाएंगे। जी, देखिए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की बातें हमारे यहाँ भी हो रही हैं। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा डिफॉल्ट होने की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद इमरान खान की पार्टी कर रही है, जिम्मेदार इमरान खान भी कर रहे हैं। लेकिन एक ना छोटी सी मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि ये दुनिया जो है ना, ये ग्लोबल विलेज है। इसी तरह ही ना एक विलेज में एक बंदा था, उसने अपने गांव के जितने भी कोई चौधरी थे ना, कोई 4-5, उनसे कर्जा लिया हुआ था।
जी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए। बाद चौधरियों को पता चला जी जिसने हमारे पैसे देने हैं ना वो बंदा बहुत ज्यादा बीमार है, और वो सारे उसके पीछे भाग के हॉस्पिटल चले गए। जी। उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब से क्या इलाज है, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतना पैसे लगेंगे वरना ये मर जाएगा। तो सब ने सोचा कि बजाय इसके कि ये मर जाए, हमारे पैसे भी मर जाएं, सब 3 4 5 लोग मिलके ना थोड़े से पैसे डाल के तो इसको बचा लेते हैं। तो ये एक हमारी रियलिटी है कि बदकिस्मती से हमने जितने मुल्कों के पैसे देने हैं ना, जितना कर्जा हमने देना है, वो हमें डिफॉल्ट होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम डिफॉल्ट हो गए तो उनके पैसे मरते हुए नजर आएंगे। तो पहली बात तो ये एक ग्राउंड रियलिटी है हमारे पाकिस्तान की कि हम डिफॉल्ट टेक्निकली तो हो सकते हैं, लेकिन अनाउंसमेंट उसकी नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं होगी। ये मैं आपके टीवी चैनल पे और रिकॉर्ड पे ये बात कर रहा हूँ। अब आने वाला जो वक्त है जिसकी आपने बदलाव की बात की, देखिए इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल में है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन है पाकिस्तान की, इस वक्त इलेक्शन बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि चारों सूबों में मुख्तलिफ पार्टियों की गवर्नमेंट है और वो ये नहीं समझ पा रहे, फैसला ही नहीं कर पा रहे कि मुल्क को चलाना किसने है। सूबे कहते हैं मुल्क हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और मुल्क सेंटर में जो बैठी हुई गवर्नमेंट है वो कहती है कि सूबे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर जब ये दोनों चारों पार्टीज आपस में मिलकर ये कहती हैं कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, तो फिर वहां पे बदकिस्मती यही है कि जो हालात आज पैदा हुए हैं वो तो प्योरली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पर हैं। अगर ये तो राणा अली जो साहब, मेरा इसमें सवाल है, कोई राजनीतिक दल जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, और पाकिस्तान का इतिहास है कि सेना हमेशा ऐसी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहती है। क्या आप ये खतरा देख रहे हैं कि एक बार फिर शायद जनता ही खुद सेना के दरवाजे पर पहुंच जाए कि इन राजनीतिक दलों से हमें बचाओ और हमारे को संभालो? डॉक्टर साहब, इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूं कि 2013 में जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने थे तो उन्होंने जनरल राहील शरीफ को आर्मी चीफ बनाया था। तो जब उन्होंने मुल्क संभालने के बाद, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, मुल्क में जब महंगाई की एक बहुत तेज लहर आई थी, इतनी तेज लहर आई थी कि इवन दैट उनकी अपनी पार्टी के लोग, वर्कर उनको गालियां देने लग गए थे। तो लोगों ने सड़कों पे निकलकर ये जनरल राहील शरीफ को उस वक्त पुकारा था कि आप आए, टेक ओवर करें और पाकिस्तान को बचाएं। यही सूरत हाल आज भी बनी हुई है। लेकिन अगर उस वक्त फौज जो है उन्होंने नहीं लिया था, तो आज भी ये जो आर्मी का टेक ओवर है ना, फौज का टेक ओवर, ये तो अब मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता सकता हूं, अपनी जो मेरे सोच है, समझ है, उसके मुताबिक तो ये पर्चा जो है ना वो हम फाड़ चुके हैं। ये आज से नहीं फाड़ा, ये पेज हम बड़ी देर से फाड़ चुके हैं कि अब आने वाले भी किसी वक्त में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की फौज जो है वो किसी तरह से टेक ओवर कर सकती है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान किसी अपने कठपुतली को, सियासी पार्टी को, 10 4 लोगों को मिला के जो वो हमेशा से करते हैं, वो उन लोगों को तो आगे कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके एक वर्दी वाला आर्मी चीफ पाकिस्तान का सदर बन जाए आके, या मार्शल लॉ लगा दे, ये ना तो आज होगा ना इन फ्यूचर कभी होगा। तो राणा अली साहब को उम्मीद है पाकिस्तान में लोकतंत्र बचा रहेगा? इतने हाथ जलाए बैठे हैं कि अब और जलाने के लिए हम तैयार नहीं है, वो पर्चा हम फाड़ चुके हैं, ये राणा अली साहब कह रहे हैं। लेकिन मैं वापस अभिषेक राजाराम जी के पास में चलता हूं। बड़ा कमाल की बात कही राणा अली साहब ने कहानी के माध्यम से कि जिनके हम कर्जदार हैं वही हमें बचाएंगे। इस उम्मीद के संदर्भ में क्या कहते हैं? गांव के चौधरी का किस्सा दुनिया में देशों के मसले पर लागू हो जाएगा? क्या गांव की कहानी देश दुनिया के संदर्भ में लागू होने की उम्मीद आप करते हैं अभिषेक जी? देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी का फ्लरिश ना करने का एक सबसे बड़ा रीजन है ओवर डिपेंडेंस ऑन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जी। पीएसयूज पर उन्होंने ज्यादा काम करा, और पीएसयू की अपनी एक स्पीड होती है जी, और चेंज नहीं होते, समय के साथ बदले नहीं, काम स्लो हुआ, इसी वजह से एक स्लो डाउन भी आया। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बाकी कुछ है, वो तो पीएसयू के पास है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के पास है जी। अब जरूरत है उसके प्राइवेटाइजेशन की। मैं ये नहीं कह रहा कि देश दिख रहा है, कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। जब प्राइवेटाइजेशन की बात है तो कोई तो खरीदेगा जी। भाई, पाकिस्तान की जनता के पास तो खाने के ठीक से पैसे नहीं है, तो वो तो खरीद नहीं सकते शेयर जी। तो वो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को लग रहा है, बाकी कंट्रीज को लग रहा है कि दैट वी शुड इन्वेस्ट एंड बाय स्टेक इन दोस पीएसयूज जी। तो वो एक सबसे पहले होने जा रहा है और होगा, और बहुत जल्दी होगा। तो वो डूब नहीं रहे, वो डिफॉल्ट भी नहीं हो रहे, लेकिन अपनी पीएसयू को उन्हें बेचना पड़ेगा, और कुछ हद तक
ये सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन इतनी तेजी से हो जाएगा। जी अगर ये प्राइवेटाइजेशन इतनी तेजी से नहीं हुआ तो जनरल मुशर्रफ क्या 50-60 साल पहले थे? ये तो कुछ साल पहले की बात है, मे बी 1.5 डेकेड पहले। जी और जो इनका ओवर डिपेंडेंस है फॉरेन लोन्स पर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अंडर डेवलप्ड है, ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चल रही हैं, आज भी इनकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो मॉडर्न एरा के हिसाब से मॉडर्नाइज हो ही नहीं रही। जी यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इनकी यहाँ विजन ही नहीं है। और पता नहीं हमारे जो विदेश मामलों के जानकार है उन्होंने थोड़ा थोड़ा, रोबिंद्र सर ने थोड़ी थोड़ी कहकर बात कर दी, लेकिन मैं खुल के बोलूंगा, मैं शर्माऊंगा नहीं कि भाई जब इनको समझ में कुछ नहीं आएगा तो इनके पास एक ही राग होता है पूरे देश को एकजुट करने का, कि कश्मीर ले लो। और ये कभी भी अपने देश से चीजें छिलाने के लिए हमारे देश को ये एकजुट कर लेते अपने देश को, और धर्म और इन सब चीजों के नाम पर मेरे को सबसे बड़ा डर उसी चीज का है। जी और ये कोई ऐसी चीज नहीं है भी जो झुकी हुई है इनके बारे में, जी ये तो सालों से पता है। बट वो फॉरेन मामलों के जानकार हैं तो वो थोड़ा अवॉइड कर रहे थे, डिप्लोमेटिकली बोल रहे थे। मैं डिप्लोमेसी नहीं लूंगा कि मेरे को सबसे बड़ा डर इनका यही है। देखो, जो कंट्री ये कह रही है कि हम अपनी कैबिनेट मीटिंग में भी, आप देखो देश के क्या हालात हैं, जो कह रहे हैं कि हम कैबिनेट मीटिंग में भी बल्ब बंद रखेंगे, सूरज की रोशनी में मीटिंग करेंगे। ऐसे ही इन्होंने एक बार पहले भी कहा था कि आधी रोटी खाएंगे लेकिन कश्मीर ले लेंगे। तो ये कोई बहुत पुरानी बातें नहीं, इन पर तो भरोसा करा नहीं जा सकता, ना इनका सपोर्ट करा जा सकता। ये समय तो और चौकस रहने का है, चौकस रहने का है, जिसके संदर्भ में हमने शुरुआत में बात की थी कि भारत के संदर्भ में क्या ये अतिरिक्त सतर्क रहने का समय नहीं है? क्योंकि जब पड़ोसी मुल्क में हालात इतने भयावह होते हैं तो वहां के हुक्मरान ध्यान बटाने के लिए क्या परंपरागत दुश्मनी के रास्ते को और चौड़ा करने की कोशिश तो नहीं करेंगे? इसके संदर्भ में सीधे तौर पर अभिषेक राजाराम हमें आगाह कर रहे हैं। पर मैं एक बार फिर रॉबिन सचदेव साहब आपके पास में आना चाहता हूं और आपसे उस सिद्धांत पर बात करना चाहता हूं जिसमें कहा जाता है कि आपदा भी कभी कभी अवसर के तौर पर होती है। तो रॉबिन जी, आपसे समझना ये चाहते हैं कि जो ये क्राइसिस आया है, जो ये पाकिस्तान में संकट आया है, तो क्या जो रिफॉर्म्स आर्थिक रूप से पिछले कई दशकों से नहीं हुए वो लागू होने की उम्मीद करें? क्योंकि जिस प्रकार के आप कदमों की बात कर रहे हैं और हमें अभिषेक राजाराम जी बता रहे थे कि पीएसयूज पे इनकी निर्भरता रही, अब उनके निजीकरण की बात हो रही है, क्या ये आपदा पाकिस्तान को एक समाधान भी दे सकती? डीप पॉइंट 2-3 मैं कहूंगा। बिल्कुल, अंग्रेजी में एक सेइंग है जी, When life gives you lemon, make lemonade। यूरोप और अमेरिका में, यानी कि जब जिंदगी आपको खटास दे, मौके ढूंढो। एग्जैक्टली आप जो कह रहे हैं, आपदा में अपॉर्चुनिटी निकालो। तो पाकिस्तान पे वो वक्त आने वाला है जी। मैं वापस आता हूं। मैं जो डिफॉल्ट कह रहा था, एंड राणावी साहब ने जो एग्जांपल दिया, मैं उसी को यूज करके कहूंगा डिफॉल्ट होगा अगले 12 से 18 महीने में। जी, डिफॉल्ट का मैं आपको पॉइंट इसकी, वही जो एग्जाम्पल था ना, गांव का बंदा बीमार हो गया है, उसके हॉस्पिटल के खर्चे देने, और पता है चलो आ भी जाएगा तो मुझे 1000 रुपए नहीं वापस करेगा, चलो 800 दे देना। जी, मैं वही कह रहा हूं, पाकिस्तान एक यू टर्न पॉइंट पे पहुंचेगा अगले 12-18 महीने में, जब ये सारे लेंडर्स, आप देखना, IMF इंक्लूडेड, जी, अरब एमिरेट्स इंक्लूडेड, चाइना इंक्लूडेड, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंक्लूडेड, ये सब मिलकर बैठेंगे। एक ग्रुप है विच इज नोन एज द पेरिस क्लब, राइट। जब दुनिया में टोटल कैओस हो जाता है, श्रीलंका वाले, पेरिस क्लब एक कमेटी है जी, वो बैठते हैं, देखते हैं भैया देखो सारा पैसा तो गया डूब, अब तुम बोल रहे तुम्हें अपने 1000 चाहिए, मुझे 1000 चाहिए, हम सबके मिला के 10,000 तो दे नहीं सकता है कभी, तो क्यों ना ऐसा करे, चलो हेयर कट, जो मैंने पहले कहा था, हम हेयर कट लेते हैं, मैं 1000 के चलो मैं 500 लेता हूं, एडीबी कहेगा चलो मैं 1000 नहीं तो चलो मेरे को 800 वापस आ जाए, वो पूरा पैकेज बनेगा जी। इसका एग्जाम्पल है अमेरिका में, सिंपल, आपके व्यूअर्स बहुत जानते होंगे, अमेरिका में एक चीज होती है चैप्टर 11 बैंकरप्सी। कंपनी जब बैंकरप्ट हो जाती है, दिवालिया कहने को, हमारा वर्ड दिवालिया बड़ा वेगा है, एग्री, तो जब चैप्टर 11 अमेरिका में, कि कंपनी का फिर क्या होता है, जितने उसके वो कर्जदार होते हैं सब कहते हैं ठीक है यार, मेरे को 1000 नहीं तो मेरे को 20 रुपए तो दे दो, और कंपनी की पूरी मैनेजमेंट चेंज होती है, इत्यादि इत्यादि। तो पाकिस्तान उस यू टर्न पॉइंट पे आएगा, और तब वो होगा आपदा में अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर द रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान,
क्योंकि जब तक वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा तब तक सुधरने का क्या मतलब है? नहीं सुधरेंगे ना। आप तो कोशिश करते रहेंगे, आप डिले करते रहेंगे अपनी, जी। आप अपना पेन डिले कर रहे हैं। पाकिस्तान पिछले कितने वर्षों से, 20 वर्षों से यही पर कर रहा रवि है, सर के डिले। साथ मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या पाकिस्तान में ऐसा राजनीतिक नेतृत्व है जो ये सुधार कर पाए, जो ये संदेश दे पाए? वहां पर लोग एक दूसरे के गले काटने की हालत में हैं। आप इमरान खान और शहबाज शरीफ के रिश्तों को देखिए, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के रिश्ते नहीं है, ये तो एक दूसरे के जिंदा रहने को लेकर सवाल उठाने वाले रिश्तों में तब्दील हो गए हैं। क्या कहते हैं आप इसमें? ऐसे में कोई सुधार की उम्मीद कि और बदतर हालात होने की उम्मीद? मैं उम्मीद रखता हूं हमेशा, हालात चाहे बदतर होंगे, पर मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता पाकिस्तान के इंटरनल, बट मेरे विचार से इमरान खान अगली इलेक्शन जीत सकते हैं। क्योंकि देखो महंगाई बढ़ती जा रही है, शहबाज शरीफ किस बात में लड़ेगा? और इमरान खान ने एंटी अमेरिका सेंटिमेंट भड़का दी है जी। और उसमें भी सच्चाई है, जो एंटी अमेरिका बात कहते हैं सच्चाई है। ओके, तो इमरान खान, बट पॉइंट इसकी क्या इमरान खान बदलेंगे आकर के? तो होप हो सकती है, बट अगर शहबाज शरीफ वापस आए, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू इंटरनल पाकिस्तान पॉलिटिक्स, बट एज अ ऑब्जर्वर अगर मैं देखूं तो शहबाज शरीफ वापस है तो क्या यही पुरानी कहानी चलती रहेगी? सो पाकिस्तान में कुछ एक ड्रास्टिक चेंज आना पड़ेगा, एक क्रिटिकल पॉइंट, एक टिपिंग पॉइंट कोई बड़ा परिवर्तन आना ही पड़ेगा, ये रविंद्र सचदेव का कहना है। मुझे जाना है आसमा जी के पास में, लेकिन अभिषेक जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। अभिषेक जी का हस्तक्षेप पसंद है जी। अभिषेक जी, जो देश बिजली जलाकर मीटिंग नहीं कर सकता, वो इलेक्शन का खर्चा कैसे उठाएगा? अभिषेक जी बड़ी सख्त टिप्पणी कर रहे हैं। जिस हुकूमत में अपनी कैबिनेट की बैठक के लिए बल्ब जलाने की हैसियत नहीं रह जा रही है, वो चुनाव का खर्चा उठा लेगा, सवाल है। लेकिन मैं वापस आसमा जी के पास में लौटता हूं और आसमा जी से जानना ये चाहता हूं कि इस समय पाकिस्तान के राजनीतिक हालात इस तरीके की क्यों है कि देश तकलीफ में है और राजनीतिक दल चाह रहे हैं ये तकलीफ और बढ़े। इमरान खान देश के राजनीतिक हालात से दुखी दिखाई नहीं देते, बल्कि उत्साहित दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है जनता और परेशान हो जाए ताकि मेरी सत्ता में वापसी सुनिश्चित हो जाए। क्या मुल्क के लिए वाकई ये तरीका ही बचा है अब? अच्छा, वैसे तो राणा साहब ने बड़ी कम्प्रिहेंसिव बात की और अभी हमारे एक साथी ने बात की कि वो हमेशा उम्मीद रखते हैं। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं हमेशा पूरी उम्मीद रहती हूँ। ड्रास्टिक चेंज, आई थिंक हम उस थ्रेशोल्ड पे आ गए हैं। आप देखिए कि मैं खान साहब की सपोर्टर नहीं हूँ, मैं एक कॉमन पर्सन हूँ, यानी जी। मैं एक आम इंसान हूँ, मैं शहरी हूँ, मैं बस शहरी बात कर रही हूँ। मैंने उन्हें लास्ट टाइम वोट भी नहीं दिया था। हो सकता है कि आप यहाँ बैठे ये समझे कि मैं उनकी कोई डाई हार्ट सपोर्टर हूँ, मैंने उनको वोट किया, तो शायद मैं इस वजह से कर रही हूँ। देखिए, इस वक्त जो 18 से 35 साल की जो नौजवान नस्ल है वो तादाद में ज्यादा है जी। उनके सोचने का जो अंदाज है वो जो हमारे बड़े हैं उनसे हम मुख्तलिफ हैं। हमें ये लगता है कि खान साहब जो है वो पर्सन है जिनको हम अगर लेके आएंगे तो फिर हम अपने जो हम एज एन एजुकेटेड नौजवान चाहते हैं वो उसको जरूर इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल होंगे। 30 सालों से हम बाकी पार्टीज को देख रहे हैं। अब देखिए, हम बहुत ज्यादा पॉलिटिकल उसमें ना जाए, एक सादा सी अगर इंसानी नेचर की बात करें तो जो पावर का नशा है ना वो आपको हर चीज से अलग करता है। तो बदकिस्मती से जो अभी की गवर्नमेंट है, और मेरे पाकिस्तानी भाई ने, राणा साहब ने बड़ी कम्प्रिहेंसिवली उस पर बात की, मैं उसको सिर्फ 2 वर्ड्स में कहूंगी। इस वक्त जो पॉलिटिकल कायोस है या इंस्टेबिलिटी है, उसमें अवाम का अगर ख्याल रखा जाए तो मैं ये समझती हूँ कि भले वो एंटी अमेरिकन उनके व्यूज की वजह से हम खान साहब को नौजवान नस्ल सपोर्ट कर रही हो या फिर जिस भी वजह से सपोर्ट कर रही हो, लेकिन आप ये देखिए कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जब भी पावर की ट्रांसफर ऑफ पावर होता है तो उसमें तो अवाम ही डिसाइड करती है ना जी। जब इस वक्त अवाम चाह रही हो कि हम फलां पर्सन को देखना चाह रहे हैं और उसके लिए ना तो हमें कोई पैसे दे रहा है और ना ही कोई प्रेशराइज कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इसको डिसाइड करने दिया जाए। लेकिन जितना डिले करेंगे तो वो मैं सर की बात कहूंगी कि फिर वो ड्रास्टिक, वो जो एक थ्रेशोल्ड है वो पॉइंट आ जाएगा जब हम वैसे डिफॉल्ट तो वाकई नहीं होगा, भाई ने इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई चौधरी वाली, तो वो जो हमारे जो दोस्त ममालिक है उनके अपनी इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर आसमा जी मैं एक बात समझना चाहता हूँ आपसे, इमरान खान चुनाव इसलिए चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा इसलिए वापस आ जाऊं,
पर जो सत्ता में है उन्हें भी तो दिख रहा होगा ना कि चुनाव होंगे तो हम निपट जाएंगे। कोई अपने को निपटने के लिए चुनाव करा देगा? क्या आपको लगता है कि जल्द चुनाव हो जाएंगे? हाँ, मुझे ये लग रहा है, पहले 2-3 महीने पहले मेरा ख्याल था कि जो इस वक्त की करंट गवर्नमेंट है उसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत बाकी होगी। कम से कम वो ये देखेंगे कि अवाम इस वक्त इंटरेस्ट ही नहीं ले रही उनकी पॉलिटिक्स में। और वो बेड़ा जो शहबाज अभी जो हम उसको एज अ सीएम देखते थे, तो तब मुझे भी ये वो चला था, वहम वो चला था कि हाँ चलो ठीक है, वो सेंटर में आके अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन वो रहा सा भरम में उन्होंने खत्म कर दिया। तो अब हमें नहीं लगता। अब एक तो ये भी हमें शक है कि अब ये इलेक्शन अपने टाइम पे ही करवाएंगे, जिसकी वजह से वो एक लेवल आ जाएगा जिस पे आवाम जो है वो कहेगी कि अब हमारी बस हो गया, हम बाहर निकल रहे हैं श्रीलंका की तरह। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि कोई 1 आध महीने पहले हो सकता है अनाउंस कर दे। बट डिपेंड करता है कि शायद उनमें इंसानियत बाकी रहे। तो अब शहबाज शरीफ की इंसानियत के भरोसे हैं आसमा तुर्खम जी। पर मैं जाऊं राणा अली जोहैब के पास, उससे पहले हस्तक्षेप सुनना चाहता हूं रोबिन सचदेव का, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रोबिन जी। मैं छोटे से 2 पॉइंट कहूंगा दिल से। 1 जी पाकिस्तान के, और बाय द वे इन दोनों चीजों पे हम एक ग्लोबल कैंपेन भी चला रहे हैं, जो मैं भी कह रहा था ना, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमोनेड। तो हमारी दिल्ली इच्छा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए। जिंदगी ने आपको मुश्किलें दी हैं, इससे इस आपदा में आप अपॉर्चुनिटी निकालिए। 1 सेकेंडली वो अपने देश के अंदर। सेकेंडली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड भारत, हम एक और कैंपेन चला रहे हैं ओवरऑल ग्लोबल। सिंपल है, जिंदगी में कोई और रास्ता नहीं है, जियो और जीने दो जी। आप जियो और जीने दो पे आए। भारत पाकिस्तान के रिश्ते ठंडे हो, अच्छे हो, हमारी इच्छा, दिली इच्छा और एफर्ट ये रहेगा। और दूसरा, आप अपने देश के अंदर आपकी जो अनफॉर्चुनेट क्राइसिस है इस समय, और बाय द वे ये क्राइसिस अभी बढ़ेगा तभी ये टिपिंग पॉइंट आएगा, उससे पहले टिपिंग पॉइंट नहीं आएगा। नहीं आएगा टिपिंग पॉइंट में। पर रॉबिन सचदेव, भारत की जो संस्कृति है उसके अनुसार बात कह रहे हैं हम। विश्व कल्याण की बात सोचते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात सोचते हैं। इसलिए पाकिस्तान के वर्तमान संकट को लेकर हम उत्साहित नहीं, बल्कि इस बात को लेकर परेशान हैं और ये कामना करते हैं कि पाकिस्तान इस संकट से उभरे। लेकिन पाकिस्तान के लोग क्या इस संकट से उभरना चाहते हैं, ये सवाल है। अभिषेक राजाराम जी ने चिंता जताई कि इस मसले का समाधान तो खोज नहीं पाएंगे पाकिस्तान के राजनीतिज्ञ, तो क्या रास्ता निकालेंगे अपनी हुकूमत बनाए रखने के लिए कि कश्मीर के मसले को थोड़ा और गरमाया जाए, वहां के पे कुछ और हस्तक्षेप बढ़ाया जाए, वहां के मुद्दे को लेकर भावनाओं को और उभारा जाए। क्या कहते हैं राणा अली जोहैब साहब, इस समाधान से पाकिस्तान अपने संकट से उभर जाएगा या ये नुस्खा पुराना हो गया, अब नहीं आजमाया जाएगा? मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है ना, मैं अपनी जात की बात करूं, चले जर्नलिस्ट तो छोड़ दें, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका क्या कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कश्मीर का मुद्दा क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के भारत के साथ क्या ताल्लुकात होने चाहिए, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि किस मुल्क ने कितने पाकिस्तान को इमदाद दी, कितनी इमदाद दी। मुझे सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि मैं जब अपनी बाइक लेके पेट्रोल पंप पे जाऊं तो मेरी जेब में इतने पैसे होने चाहिए कि मैं उस बाइक पे पेट्रोल डलवा सकूं। अगर मेरी जेब में पैसे नहीं है ना, तो फिर ये जो बाकी चीजें हैं ना, जितनी भी हैं, वो सारी बेमायनी है, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। मुझे इस वक्त पाकिस्तान की जो जनरल अवाम है उसमें इस टाइम पे देखें, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। नून लीग ने अपना बयानिया शुरू किया, वोट को इज्जत दो, खत्म हो गया। इमरान खान ने बयानिया शुरू किया, बाहर निकल के अमेरिका इसके पीछे, रजीम चेंज, खत्म हो गया। अब उसके पास एक ही बयानिया, महंगाई, ये हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही है। वो सब सारे बयानिए, इंटरनेशनल बयानिए जितने भी इन्होंने अपने शुरू किए, वो सब के सब दोनों तीनों पार्टियों के सब के खत्म हो गए। अब सिर्फ एक महंगाई रह गई है। अगर इस कौम ने बाहर निकलना है या किसी चीज के पीछे लगना है, तो अब वो चूरन बिकेगा, वो पार्टी सामने आएगी जो ये कहेगी कि मैं महंगाई खत्म करके आपके मुंह में नवाला डालने की अहलियत रखता हूं। राणा अली जोहैब, ये बात तो हर राजनीतिक दल कहने के लिए तैयार है, हम महंगाई को काबू में लाएंगे, हम महंगाई पे काबू लाने में सफल होंगे। जनता किसके फार्मूले पे एतबार करेगी? सब तो आजमाए हुए हैं और सब नाकारा साबित हुए हैं। इस वक्त आज की बात करें ना डॉक्टर साहब, तो आज अगर इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट आज हुकूमत में है, ये उस वक्त महंगाई इन्होंने कम की थी जब इमरान खान हुकूमत में आया था, लेकिन जब इन्होंने हुकूमत टेक ओवर की, उस वक्त इमरान खान कम महंगाई पे था। उस वक्त इमरान खान के दौर में और चीजें थी। तो अब लोगों को यह लगता है कि जो गवर्नमेंट शहबाज हुकूमत इस वक्त बैठी है, ये इमरान खान से ज्यादा महंगाई कर रही है, इसलिए
वो अब नहीं चाहेंगे कि शहबाज शरीफ को या नून लीग को दोबारा से वोट देकर उनको हुकूमत में बिठाया जाए। इसलिए लोग अब सिर्फ इमरान खान की मैं तरफ एक देख रहे आखिरी हैं। टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि वो अभिषेक राजाराम जी ने यहां पर अपनी चिंताओं के रूप में व्यक्त की थी। आपसे जानना चाहूंगा राणा जी जोहैब साहब, हमने अपनी जिंदगी के तकरीबन 70 साल कश्मीर के मसले पर एक दूसरे को दुश्मन समझते हुए काट दिए। आप आज हमें ये बता रहे हैं कि कश्मीर का मसले पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वाकई अब भारत पाकिस्तान के संबंधों के मसले पर पाकिस्तान की अवाम के लिए कश्मीर मुद्दा नहीं है, इससे इतर विषयों पर आगे बढ़ चुके? जैसे आप बोल रहे हैं कि फौजी मसले पर हम आगे बढ़ गए, वो पर्चा फाड़ चुके। क्या दोनों देश के रहने वाले लोग इस बात पर निश्चिंत रहें कि अब कश्मीर का मसला हमारे यहां राजनीतिक सफलता की गारंटी नहीं रहेगा? लोग कश्मीर का झुंझुना दिखाकर अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के फार्मूले पे सफल नहीं हो सकते। क्या ऐसी कोई उम्मीद? डॉक्टर साहब देखें, इसमें मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन कही कि ये मेरे ख्यालात हैं, ये पाकिस्तानी अवाम के नहीं है। ये मैंने कहा कि मैं अपनी जात की बात कर रहा हूं। मेरी जात की अगर बात की जाए तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल है, भारत ने 376 धारा खत्म करके कश्मीर को अपने उसमें मिला लिया, गवर्नमेंट में मिला लिया। क्या कर लिया हमने? क्या हम उसको वापस करवा पाए? एज अ पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं करवा पाए। क्या हमने जो स्पेशल स्टेटस था उनका वो वापस करवा पाए? बिल्कुल भी नहीं करवा पाए। तो मेरा ये मानना है कि दो चीजें हैं, या तो जितना इंडिया के पास है वो इंडिया को दे दे, जितना पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान को दे दे। दोनों मुल्क अपना अपना इसके ऊपर से वो जो ठेकेदारी है, जो इनका एक क्या उसे कहते हैं कि अपना समझते हैं, हक समझते हैं, उसको खत्म करें, ताकि जितना जिसके पास है वो उसको उस तरीके से अच्छे तरीके से आगे चला सके, डेवलपमेंट करे, उसमें लोगों को अच्छे तरीके से दे। कुल मिलाकर जमीनी वास्तविकताओं को अब समझने लगे, इस प्रकार के हालात दिख रहे हैं। अभिषेक राजाराम जी कोई टिप्पणी करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम की आखिरी टिप्पणी के तौर पर? एक बार अभिषेक राजाराम जी की बात को सुनते हैं। जी अभिषेक जी। देखिए, दो समस्याएं हैं पाकिस्तान में। एक, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो पैसा है वो कुछ चुनिंदा फैमिलीज के पास है। सेकंड, इनके यहाँ यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन यंग पॉपुलेशन को जो एजुकेशन मिली है वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं मिली। इसलिए जो उन्हें मॉडर्न वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग और जो बहुत ज्यादा इन चीजों से आगे बढ़ जाए, उस तरह की एजुकेशन उसको नहीं मिली है। तो वो जिस दिन कॉल आएगी रिलीजन के नाम पर या इस तरह की कॉल जब आएगी, तो वो उसका झुकाव उसी तरफ जाएगा जिस तरफ जाता आया है। और ये सोचना कि ऐसी कॉल नहीं आएगी, पॉलिटिकल ऐसी कॉल नहीं देंगे पॉलिटिशियंस, या आर्मी टेक ओवर नहीं करेगी। अब ये कह रहे थे कि डायरेक्ट टेक ओवर नहीं करेंगे तो अपना बंदा बैठा देंगे। अल्टीमेटली होना वही है यहाँ पर, क्योंकि एजुकेशन के तौर पर उनको। अभिषेक राजाराम भविष्य को लेकर बहुत आशंकित हैं पाकिस्तान के संदर्भ में। पुराने अनुभव उन्हें भूलने नहीं देते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। राणा अली जोहैब साहब का कोई एतराज है? हमने वैसे चाहा था कि अभिषेक जी की आखिरी टिप्पणी रहेगी, लेकिन क्योंकि मसले पर बात पाकिस्तान को लेकर हो रही है, तो पाकिस्तान के जो साथी हमारे साथ वहां से जुड़े हैं उनकी बात को सुनना हमारा नैतिक दायित्व है। जी राणा अली। डॉक्टर साहब, मेरा इतराज नहीं है, मेरी एक छोटी सी बस दरख्वास्त है कि जैसे हमारे मौजूद मेंबर ने ये कहा कि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो ठंडे होने चाहिए, इन दोनों के आपस में मामलात आगे बढ़ने चाहिए, तो आप यकीन कीजिए कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं ये जो जूम मीटिंग के जरिए आपसे जुड़ रहा हूं ना, ये मैं आपके स्टूडियो में बैठ के आपके साथ बात करूं। तो इसके लिए आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये गुजारिश करता हूं, आप भी इस पे बात कीजिए कि जरा अपनी गवर्नमेंट को भी कहिए कि कुछ थोड़ा सा वो भी सोचें, कुछ हम भी सोचें, ताकि ये जो आपसी मामलात हैं ये आगे बढ़ें और एक दूसरे के साथ हम ट्रेड भी करें, जो रुकी हुई है, जो नुकसान है। देखिए, हम हजारों मील लाखों मील दूर लोगों से तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो हमसाए में बैठे हुए हैं उनसे भी हमें बात करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हम इस बातचीत के मर पे पहुंचे तो एक बात समझ में आती है कि हमारा पड़ोसी मुल्क इस समय कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। अब उसकी कठिनाई को देखकर हमें प्रसन्न होना चाहिए या मददगार की भूमिका निभानी चाहिए, इसके संदर्भ में हिंदुस्तान को विचार करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या पाकिस्तान अपने पुराने अनुभवों से सबक लेते हुए इस आपदा को अवसर के तौर पर परिवर्तित कर पाएगा, इसको लेकर सवाल है। वहां के सक्रिय लोग क्या अपने दलगत हित से ऊपर उठकर देश हित के लिए बात कर पाएंगे या फैसले ले पाएंगे, इसको लेकर संदेह बना हुआ है। और जब तक ये संदेह बना रहेगा तब तक समाधान निकलेगा नहीं। आने वाला समय पाकिस्तान के लिए और मुश्किल भरा दिखाई दे रहा है। देखें, वहां की
जनता के संदर्भ में फैसला लेने के लिए जिम्मेदार लोग इस संकट से निपटने के लिए किस रास्ते पर जाते हैं। क्या एक बार फिर सेना का सहारा पाकिस्तान को उबारने का कारण बनेगा, या लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करते हुए पाकिस्तान नए स्वरूप में दुनिया के सम्मुख प्रस्तुत होगा? और वो नया स्वरूप क्या भारत पाकिस्तान के रिश्तों को एक नई परिभाषा दे पाएगा? जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी, और दिलचस्पी इस बात को लेकर भी रहेगी कि जैसे हाथ हमने श्रीलंका के संदर्भ में बढ़ाए, क्या पाकिस्तान के संदर्भ में भी हम संबंधों की नई इबारत लिखने के लिए अपने हाथ बढ़ाने का साहस कर पाएंगे? देखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस संजीदा चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर पाकिस्तान के हालात को लेकर कुछ यूं है कि चीनी नहीं है घर में, लो मेहमान आ गए। चीनी नहीं है घर में, लो मेहमान आ गए। महंगाई की भट्टी पे शराफत उबाल दो। अदम गोंडवी के द्वारा बहुत ही मारक पंक्तियां कही गई थी, लेकिन ये समझ की बात है। उम्मीद करते हैं ये संकट का दौर पाकिस्तान के संदर्भ में कोई नई इबारत लिखने में कामयाब होगा, और वो कामयाबी इस रूप में होगी जो जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित होगी। क्या वाकई ऐसा होगा? हमें इंतजार रहेगा जानने का। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सलाम।